नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रियंका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार द बुद्धा क्लासेस में। सभी प्यारे साथी जो है कैसे हैं? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो सभी जो है हमारी क्लास के लिए रेडी हो जाए। हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या कहती है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च को जो है जीडी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप सभी को तैयारी जो करनी है वो यूपी पुलिस, कुछ बच्चे यूपी पुलिस में लग जाएंगे और कुछ जो है एसएससी में लग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन से लगातार बता रही हूँ कि सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और इसके अलावा नोटिफिकेशन आया है कि आरपीएफ ग्रुप डी की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और यूपी एसआई की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम जो है आपकी तैयारी 0 to हीरो लेवल तक करवाएंगे। तो जल्दी सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और एक बार कमेंट करेंगे कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम जो है अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम जानेंगे हमारी आज की क्लास क्या कहती है। क्लास पर जाने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन जानेंगे कि मोटिवेशन लाइन क्या है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलकर तो देख, एक बार चलने का हौसला तो रख, एक बार चलने का हौसला तो रख। मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। तो साथियों, उसका कहने का मतलब ये है कि आप एक बार हौसला रखकर तो देखिए, एक बार उस रास्ते पर चलकर तो देखिए। अगर आपने चलने की ठानी है तो चलते रहिए, आपके लिए तो रास्ता भी आपका इंतजार करेगा। तो हम जो है अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस राज्य की पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है? फिलीग्री इसका नाम है, आभूषण कला है ये पुरानी सिल्वर की। जब इसमें सिल्वर नाम दिया गया है तो आपको पहले से ही पता चल रहा होगा कि ये सिल्वर की ही बनी हुई चीज होगी। ठीक है, बात किसकी कर रहा है? वो आभूषण कला, आभूषण कला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आभूषण कला की बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सभी भाई, सभी साथी कि ये आभूषण कला की बात कर रहा है। किसकी? आभूषण कला की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं आप सभी से कि आभूषण कला सिल्वर, ये कला जो है, ये आभूषण जो है किस चीज के बने हुए हैं? आभूषण किसके बने हुए हैं? किसके बने हुए हैं? किसके, है ना? तो आपको पता होगा कि ये सिल्वर के ही बने होंगे। जब इसमें सिल्वर दे रखा है तो सिल्वर के ही बने होंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये चांदी के जो है, चांदी के बारीक ताराकशी द्वारा बने हुए हैं। किसके? चांदी के बारीक ताराकशी द्वारा बने हुए हैं। बारीक ताराकशी, ठीक है, ताराकशी। यहाँ पर जो है चांदी के बारीक तारों द्वारा इन आभूषणों को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? चांदी के बारीक तारों द्वारा डिजाइन किया जाता है। चांदी के बारीक तारों द्वारा डिजाइन किया जाता है। ठीक है, डिजाइन किया जाता है। ये चीज इतनी सी आपको याद रखनी है, डिजाइन किया जाता है। मेरे भाई, मेरे साथी, आपको ये पता जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चांदी के बारीक तारों द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको भी पिक्चर दिखाऊंगी कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जीआई टैग किसको मिला है? इसके लिए अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग किसको मिला है? तो आप बोलेंगे उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है मेरे भाई? उड़ीसा को जो है इसमें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? उड़ीसा को। कटक के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है, कटक के लिए। ये चीज भी आपको याद रखनी ही रखनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इसके आंसर पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर।
होगा। अगर मैं आगे आप सभी से बात करूं जीआई टैग के बारे में, ठीक है, क्या जीआई टैग जो है, जीआई टैग मिलने की शुरुआत जो है इस एक्ट के तहत हुई, एक्ट के तहत हुई। एक्ट बताएंगे पहले आप, इस एक्ट के तहत हुई। जीआई टैग को जो है कौन सा मंत्रालय जारी करता है, उस मंत्रालय के मंत्री का नाम, मंत्रालय के मंत्री कौन है, मंत्रालय के मंत्री कौन है, मंत्री कौन है। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये जो है पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया, पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया। ये 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने है मेरे। तो आप बोलेंगे एक्ट कौन सा था भाई, तो आप बोल देंगे सन 1999 का एक्ट था, ये बिल्कुल सही बात है। मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आप बोल देंगे पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल साहब जो हैं वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया, ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया, दार्जिलिंग चाय। ये दार्जिलिंग चाय कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। और इसे जो जीआई टैग दिया गया है सबसे पहले दिया गया सन 2004। कब दिया गया भाई, आप बोल देंगे सन 2004 में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं जो है आपको भी पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो यहाँ पर देखेंगे जरा बड़े ध्यान पूर्वक कि ये जो डिजाइन्स बने हुए हैं, ये सारे डिजाइन्स जो हैं तार से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, तार से। कौन से, चांदी के बारीक तार से, चांदी के बारीक तार से, बारीक तार से जो है डिजाइन बने हुए हैं, डिजाइन बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है और आंसर इसके बाद ही कमेंट करना। नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल की खोज हाल ही में कहां पर हुई है। ये पूछा गया है आप सभी से कि नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल की खोज हाल ही में कहां हुई है। ये जो है नवपाषाणकालीन बच्चों का कब्रिस्तान कहीं पर मिला है, ठीक है। नवपाषाणकालीन बाल दफन, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मिला है भाई, कब्रिस्तान मिला है अभी बच्चों का, ठीक है। कौन सी सभ्यता का है, मतलब किस टाइम का है, समय कौन सा है, किस समय का मिला है, तो आप बोल देंगे नवपाषाणकालीन का मिला है, नवपाषाणकालीन का, ठीक है। पाषाणकालीन का मिला है, ध्यान देंगे मेरे भाई, नवपाषाणकालीन का मिला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि इसकी खोज जो है किस राज्य ने की है और इसकी खोज करने वाला कौन है, किस राज्य में की है, किस गांव में की है, तो खोज कहां पर हुई है मेरे भाई, खोज कहां पर हुई है। पहले तो खोज का नाम जानेंगे, किस गांव में हुई है, तो गांव है चेलंगपट्टू गांव। कहां पे है, चेलंगपट्टू। चेलंगपट्टू गांव ये कहां पर पड़ता है, अब ये किस राज्य में है ये भी तो पता होना चाहिए, राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये राज्य जो है ना तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये राज्य जो है ना
ये गांव जो है ना किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ये इसका तमिलनाडु के चेलमपट्टू गांव में जो है बच्चों का कब्रिस्तान मिला है, जिसका समय अवधि जो है ये कितना पुराना है ना। पहले ये भी तो पता होना चाहिए, नवपाषाण कालीन में बच्चों का कब्रिस्तान मिला है, तो बताया जा रहा है पुराना कितना है, पुराना कितना है, तो लगभग बताया गया है, लगभग में बताया गया है 2500 बीसी से 3000 बीसी। कितना? 2500 बीसी से 3000 बीसी बताया गया है। तो भाई 2500 बीसी से 3000 बीसी की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे नवपाषाण कालीन, नवपाषाण, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल ही चल रहा था। तो ठीक है, तो इसके पुराना लगभग कितना पुराना है? ये 2500 बीसी से 3000 बीसी पुराना है। अगर मैं इस बच्चे की एज की बात करूं कि बच्चे की एज कितनी होगी, बच्चे की उम्र, तो उसमें बच्चे की उम्र मिली है 9 से 11 वर्ष के बीच में होगा बच्चा। एक बात और याद रखना, जब बच्चा उस कब्रिस्तान में मिला है तो उसका जो मुंह है ना वो पश्चिम की तरफ मिला है, उसका सिर जो है वो पश्चिम की तरफ मिला है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। बच्चे का मुख जो है, बच्चे का मुख जो है, मुंह जो है, दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा में जो है ये मिला है मेरे भाई, ये पश्चिम दिशा में मिला है। और इस बच्चे की उम्र कम से कम 9 से 11 वर्ष के बीच में होगी, ठीक है। मैं आशा करूंगी आप लोगों को इतनी चीज जो है बिल्कुल समझ में आई हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसकी खोज जो है किसने की है, इसकी खोज जो है IIT मद्रास ने की है, IIT मद्रास ने जो है इसकी खोज की है मेरे भाई। इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जरा देख लेंगे, ये बच्चा जो है इस प्रकार से मिला है। ये देखो, इसके जो सिर और पैर हैं ये उत्तर दक्षिण में है, पर इसका मुख देखिएगा, इसका मुख देखिएगा, ये पश्चिम की तरफ देख रहा है। मतलब बच्चा जो है वो कुछ इस तरीके से लेटा हुआ है। पैर और सिर तो इसके दक्षिण और उत्तर की तरफ ही है, बट इसका मुख जो है ये देखने की जो प्रक्रिया कर रहा है वो पश्चिम की तरफ कर रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि इसका जो सर है ना, इसका जो सर है ना, आप बोलेंगे पश्चिम साइड है। कौन से साइड है? पश्चिम साइड है, पश्चिम। सिर जो है इसका, मुंह जो है इसका, मुंह किधर साइड मिला है? पश्चिम की दिशा में मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, R37 कब्रिस्तान जो है कहाँ मिला? इसके बाद मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया जो है किस देश के है? मेसोपोटामिया किस देश के हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? किसकी खोज हुई? या मानव अपना जीवन कैसे बिताता था? मानव अपना जीवन कैसे बिताता था? कैसे बिताता था? व्यतीत करता था, है ना, व्यतीत करता था। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। R37 कब्रिस्तान की अगर मैं बात करूं आप सभी से कि R37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम का था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिला। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है इसका? सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सिंधु सभ्यता बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं।
है ना, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, ठीक है आपकी बात। इसके अलावा ये जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, खोज किसने की, तो आप बोलेंगे दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की। कब की, कब की, सन 1921 में जो है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, अगर मैं यहाँ मेसोपोटामिया के देश की बात करूं कि किस देश से हैं, तो अगर मैं, है ना, मेसोपोटामिया के देश की बात करूं तो देश कौन सा है इनका, तो आप बोलेंगे ये इराक देश से हैं। कौन से देश से हैं, ये इराक देश से हैं। ये इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है, तो आपका जवाब क्या होगा, दजला फारद नदी, है ना, दजला, दजला फारद, फारद नदी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे मैं आपसे पूछूं कि 42वीं विश्व धरोहर, 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है, 40वीं विश्व धरोहर कौन सी शामिल हुई थी, विश्व धरोहर कौन सी है ना, तो आप बोलेंगे 40वीं विश्व धरोहर जो बात की जा रही है 40वें विश्व धरोहर की, तो धौलावीरा जो है, 40वीं धौलावीरा जो है 40वीं विश्व धरोहर है। हाँ जी, धौलावीरा, है ना, धौलावीरा जो है 40वीं विश्व धरोहर है मेरे भाई। 40वीं विश्व धरोहर ये कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और ये किस टाइम की है, इसका टाइम बताएंगे कि ये किस समय की है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के समय की है, सभ्यता के, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, सभी साथी इसका आंसर कमेंट करेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। बड़ा शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त। तो हम इसे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की है। तो पहले तो इसकी बात करेंगे कि ये किसके द्वारा की गई है शुरुआत इसकी, ठीक है, इसके किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहले देखेंगे कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है, शुरू की बात करो तो तेलंगाना में जो है इसकी शुरुआत है। कहाँ हुई है, तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम की बात करूं, तेलंगाना के सीएम कौन है, सीएम कौन है, तो आप बोलेंगे यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी साहब ने जो है चुनाव से पहले 6 वादे किए थे। चुनाव से पहले 6 गारंटी ली थी। कितनी गारंटी, 6 गारंटी, 6 गारंटी ली थी। उन 6 गारंटी में से एक गारंटी ये भी है कि ये जो है इन्होंने बोला था कि हम गरीबों के लिए आवास बनवाएंगे। क्या करेंगे, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए आवास दिए जाएंगे। यहाँ पर ना 2 प्रकार के आवास होने वाले हैं मेरे भाई। 2 प्रकार के कैसे होने वाले हैं, तो ध्यान देंगे 2 प्रकार के होने वाले हैं। एक तो आवास उनके लिए होगा जिनके पास भूखंड है, मतलब एक तो आवास उनके लिए होगा जिनके पास जमीन अपनी है, जिनके पास क्या है, भूखंड है। भूखंड है जिनके पास, उन्हें तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आवास के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, आवास बनाने के लिए, बनाने के लिए तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास भूखंड है, हम पैसा हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपना घर बना सके, तो उनके लिए जो है तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना में ये घोषणा की है कि जिनके पास भूखंड है, मतलब जमीन है, वो अपनी जो है 5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे, वो अपना आवास बना सकते हैं। इसके बाद में एक जो है
एक आपको बताया गया है ना, ये जो है दूसरा, जिसके पास भूखंड नहीं है, भूखंड नहीं है, भूखंड नहीं है, तो उन्हें पहले क्या दिया जाएगा, भूखंड दिया जाएगा, भूखंड दिया जाएगा, दिया जाएगा। इसके बाद जो है 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने लाख, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है कि जिनके पास भूखंड नहीं है, भूमि नहीं है, जमीन नहीं है अपना घर बनाने के लिए, तो वो पहले क्या करेंगे, सरकार उन्हें पहले जो है जमीन देगी, जमीन देने के बाद 5 लाख रुपए देगी ताकि वो अपना आवास बना सके। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लोग इसमें पाए जाएंगे कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हमें जमीन मिल रही है तो ले लो भाई। तो एक बात याद रखना, अगर सरकार अपनी जमीन दे रही है तो आप उसे ना तो कभी बेच पाएंगे, बस सिर्फ आप उसमें रह पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कहाँ शुरू हो रहा है, तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम जो है रेवंत रेड्डी जी हैं। चुनाव से पहले 6 गारंटी दी थी इन्होंने गारंटी दी थी गरीबों के लिए आवास बनवाए, तो इनमें से एक गारंटी ये भी है, गरीबों के लिए आवास बनवाएंगे। आवास 2 प्रकार से बनवाए जाएंगे। कैसे, जिनके पास भूमि है, खुद का प्लॉट है, तो उन्हें 5 लाख रुपए देकर उनका जो है क्या किया जाएगा, उनका जो है 5 लाख रुपए देकर उन्हें जो है साथियों आवास बनाने दिया जाएगा। ठीक है, आवास बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर जिनके पास भूमि नहीं है तो पहले उन्हें भूमि दी जाएगी और इसके बाद में जो है साथियों उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हम जो है आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना के कुछ चीजों के बारे में। जैसे तेलंगाना, मैंने माना तेलंगाना के पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। तेलंगाना की कुछ चीजें इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, वही लिखवा रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बाद हम बात करते हैं तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों, प्रमुख त्योहार। ये तीनों चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे पूछा तेलंगाना के, मैंने आपसे पूछा क्या है, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है मृगवानी राष्ट्रीय, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बड़ा महत्वपूर्ण है ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अमराबाद और कावल, अमराबाद टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अगर मैं इसकी बात पूछूं कि ये टाइगर रिजर्व कब बना, कौन सी सन में बना, तो सन 2014 में जो है इसे टाइगर रिजर्व बनाया। दूसरा कौन सा लिख लेंगे आप, दूसरा जो है प्रमुख त्योहार हम बाद में लिख लेंगे। अगर दूसरे की बात अगर मैं करूं तो कावल, कौन सा, कावल टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है, ये टाइगर रिजर्व जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी घोषणा सन 2012 से सन 2013 के बीच में की गई, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रमुख त्योहारों की बात करूं कि तेलंगाना के प्रमुख त्योहार क्या है, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार की बात करूं मेरे भाई, तो प्रमुख त्योहार आपको याद रखने हैं कि तेलंगाना के प्रमुख त्योहार कुछ मुख्य हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है बथुकम्मा, कौन सा, बथुकम्मा, ये बड़ा अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप लिख लेंगे, बथुकम्मा के बाद आप लिख लेंगे तेलंगाना दशहरा और तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना दशहरा, ये दशहरा,
ठीक है। तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना दशहरा के बाद आप लिख लेंगे मेजराम यात्रा। मेजराम यात्रा, मेजराम यात्रा त्योहार बहुत अच्छा है। मेजराम यात्रा त्योहार बहुत ज्यादा प्रमुख है और बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। इसके बाद आप चौथा जो लिखेंगे वो लिख लेंगे बोनालू। बोनालू, ये जो है कुछ मुख्य त्योहार हैं तेलंगाना के। ये सारी चीजें 100% इनमें से आपको पूछी जाएगी। स्टैटिक जीके में आती हैं चीजें, यहाँ से आपको याद रखना है। देख लेंगे ये कौन है, तो ये तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी जी। तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना के सीएम हैं, ये आपको याद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये आपको बता देना है कौन सी महिला जो है बनी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी सभी एक बार कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर जो है मेरे भाई क्या होगा। जल्दी फटाफट एक बार आ जाएंगे सभी। इसके बाद जो है हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें ये पहले बताना है कि इसका जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है अपनी क्लास की तरफ ही चलते हैं मेरे भाई। तो हम जो है बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल की। जैसे बीएसएफ बोला जाता है, बीएसएफ की फुल फॉर्म लिखवाऊं मैं अगर आपको, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सिक्योरिटी फोर्स है ना। सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, क्या रहने वाली है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक मिनट देंगे जरा मुझे, है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं आप सभी से कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है स्थापना कब होती है, तो आप बोलेंगे 1 दिसंबर सन 1965 को जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप सभी से बात करूं आगे, मैंने आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है कि पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो पहली महिला की बात करूं तो आप लिख लेंगे सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है, सुमन कुमारी बीएसएफ की, ये जो है बीएसएफ की पहली महिला है। पहली महिला, बीएसएफ की पहली महिला है जो कि स्नाइपर के पद पर चुनी गई हैं। स्नाइपर चुनी गई हैं, ठीक है, चुनी गई हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पे जय वर्मा सिन्हा की बात करूं, ये कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। कौन है ये? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष है, अध्यक्ष, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करने लग जाऊं आपसे इनकी, दीपिका मिश्रा की, ये दीपिका मिश्रा जो है कौन है? इनके बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है कि दीपिका मिश्रा जो है कौन है। तो ये जो है ना बिग कमांडर दीपिका मिश्रा हैं। ये भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, है ना, वीरता पुरस्कार से सम्मान वायुसेना में, है ना, किसमें? वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली, वायु सेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला है ये। कैसी महिला है ये? पहली महिला लिख लेंगे, पहली महिला है ये आपको याद रखना है। कौन है ये? वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अधिकारी हैं ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए अगर कि इनके बारे में, अवनी चतुर्वेदी के बारे में, तो ये देश की जो है फाइटर पायलट हैं, देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ये क्या है? ये जो है देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं ये,
देश की पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, पायलट, है ना। ये आपको सबके बारे में याद रखना है कि कौन क्या है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है कौन है। इनका नाम है सुमन कुमारी। क्या नाम है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सुमन कुमारी, इनका नाम है सुमन कुमारी, है ना। सुमन कुमारी इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे जरा, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, तो आपको आंसर कमेंट करने की जरूरत है कि इसका सही आंसर क्या हो। पूछा गया है अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो है किसने शुरू की है मेरे भाई, किसने शुरू की है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। हम बात करते हैं अदिति योजना की, ठीक है। बात हो रही है इसकी अदिति योजना की। अदिति योजना जो है ये किसके द्वारा लॉन्च हुई है। इसका पहले तो लिखेंगे इसका संस्करण कौन सा है। संस्करण की बात करूं मैं तो संस्करण कौन सा है इसका, 11वां संस्करण है मेरे भाई। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण इसका रहने वाला है। अगर मैं पूछूं कि इसे लॉन्च कहां से किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो लॉन्च आप बोलेंगे डिफ कनेक्ट से किया गया है। किसने किया है, किसने किया है, किसने किया है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो है रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री आप बोलेंगे राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी ने जो है इसे लॉन्च करवाया है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, क्यों करवाया है, और ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। डिस्कनेक्टेड दिल्ली में है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लॉन्च कहाँ से हुआ है, डिस्कनेक्टेड से जो है लॉन्च हुआ है, दिल्ली में लॉन्च हुआ है। ये किसने करवाया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करवाया है। ये क्यों करवाया है? ये इन्होंने करवाया है कि रक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए और उस अनुसंधान को विकास करने के लिए, नए नए स्टार्टअप को अनुदान और सहायता करने के लिए इन्होंने जो है इसे लॉन्च करवाया है। क्यों करवाया है भाई लॉन्च? इन्होंने जो है रक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रक्षा के क्षेत्र में नवाचार और विकास करने के लिए, नए नए स्टार्टअप है ना, करने के लिए नए नए स्टार्टअप को अनुदान और सहायता करने के लिए, अनुदान और सहायता के लिए जो है इसे शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर ये इसमें जो है कितने रुपए की राशि की बात हुई है, 25 करोड़ रुपए की राशि की बात हुई है। कितने की? 25 करोड़ रुपए की राशि की बात हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कार्यकाल इसका कितना रहने वाला है, ये योजना जो है कितने वर्ष तक चलने वाली है, तो 3 वर्ष तक चलने वाली है। ये योजना शुरू कब हुई थी? सन 2023 में ये शुरू हुई थी। सन 2026 तक जो है ये चलने वाली है। 3 साल हो जाएंगे। कार्यकाल क्या रहने वाला है? 3 वर्ष का कार्यकाल रहने वाला है। और इन 3 वर्षों में राशि की कीमत कितनी बताई गई है? तो 750 करोड़ रुपए इसमें 3 सालों की बताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं शिक्षा क्षेत्र के मंत्री की बात करूं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आप लिख लेंगे धर्मेंद्र यादव, है ना। शिक्षा क्षेत्र के शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? एक बार जल्दी कमेंट करें फटाफट से कि शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के, जल्दी बताएंगे फटाफट।
अगर मैं यहाँ पे वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करूं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप बोलेंगे, है ना, ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो आप क्या लिख लेंगे, शिक्षा मंत्री जो हैं, है ना, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपको क्या लिखना है, ये आपको बताना है कि इसके मंत्री जो हैं कौन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है आगे बात करते हैं आप सभी से, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अदिति योजना के लिए लॉन्च किया है, 25 करोड़ तक की सहायता की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, फटाफट से बताना है। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जल्दी बताएंगे फटाफट आप सभी, जब तक, है ना। जल्दी बताएंगे फटाफट से कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे, अगर शिक्षा मंत्री की बात करूं मैं, तो शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश के योगेंद्र उपाध्याय जो है, योगेंद्र उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय जो है, उपाध्याय जो है ये शिक्षा मंत्री है। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगेंद्र उपाध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, BPCL की बात हो रही है, किसकी, BPCL की बात हो रही है। BPCL के जो है नए एम्बेसडर के रूप में जो है किसे चुना गया है, पहले तो आपको इसकी BPL की फुल फॉर्म बतानी है, तो आप लिखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्या भारत है ना, पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है मेरे भाई। अगर मैं आगे बात करूं आपसे BPCL के बारे में कि इसके नए एम्बेसडर जो है कौन चुने गए हैं, पहले आप, हाँ, इसके नए एम्बेसडर जो है कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। कौन चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं, चुने गए हैं, तो आप लिखेंगे नीरज चोपड़ा, है ना, कौन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है चुने गए हैं नए एम्बेसडर के रूप में, नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है कौन चुने गए हैं, नीरज चोपड़ा जी जो है यहाँ पर चुने गए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनकी, और ये जो है किसके चुने गए हैं, ये स्पीड प्रीमियम, है ना, पेट्रोल के चुने गए हैं। किसके चुने गए हैं, तो ये जो है स्पीड प्रीमियम पेट्रोल के जो है नए एम्बेसडर के रूप में ये चुने गए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ बात है, तो नीरज चोपड़ा से संबंधित बात करते हैं हम, सन 2020 की बात है। कब की बात है भाई, तो आप बोलेंगे सन 2020 की बात थी। सन 2020 में जो है टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था। टोक्यो में क्या चल रहा था, ओलंपिक चल रहा था। ठीक है, टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया था कि 27 अगस्त सन 2021 की बात है,
कब की? 27 अगस्त, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 27 अगस्त सन 2021 की बात है। सन 2021 की बात है जब इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता मेरे भाई? इन्होंने जो है टोक्यो की बात है, इसमें जो है इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। किस में जीता? इन्होंने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक में, किसमें? भाला फेंक में। कितने मीटर जो है इन्होंने भाला फेंका था? तो इन्होंने 87 पॉइंट, है ना, कितना फेंका था? तो आप बोलेंगे 87.58 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंका। इसी दिन 27 अगस्त को हमने कौन सा दिन मनाया? 27 अगस्त को जो है हमने भाला फेंक दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? भाला फेंक दिवस जो है हमने मनाया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं आगे बात करूं आप सभी से इसकी, अगर आगे मैं आपसे बात करूं प्योर फोर स्वेर शुरू जो है कब हुआ? ये प्योर फोर स्वेर शुरू कब हुआ? तो ये जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? राहुल द्रविड़ बने थे। ये भी आपको याद रखना है ना। ये जो है BPCL क्या है? ये एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है। अगर मैं पूछूं भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या, भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? महारत्न कंपनी कितनी है? कंपनी अगर पूछी जाए आपसे तो आप लिख लेंगे फिलहाल में 13 कंपनी जो है, वर्तमान में 13 कंपनी जो है भारत में महारत्न कंपनी है। अगर सबसे नवीनतम कंपनी की मैं बात करूं तो आप लिख लेंगे ऑयल इंडियन लिमिटेड सबसे नवीनतम कंपनी है। नवीनतम की बात करूं, सबसे नवीनतम कंपनी कौन सी है? महारत्न। नवीनतम महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी कौन सी है? तो आप लिख लेंगे महारत्न कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल लिमिटेड। इंडियन ऑयल लिमिटेड कंपनी जो है सबसे नवीनतम कंपनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेंगे ध्यान से, ये है नीरज चोपड़ा जी, है ना। ये कौन है? आप बोलेंगे ये है नीरज चोपड़ा। कौन है भाई? ये है नीरज चोपड़ा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये हमारी क्लास थी आज की, और ये हमारी क्लास का जो है ना लास्ट क्वेश्चन था। क्या था भाई? लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम जो है आप सभी से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, दोपहर की क्लास में। कौन सी क्लास में? रीजनिंग की क्लास में। तो हम जो है आप सभी से मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। एक नया चैप्टर शुरू किया है हमने वर्णमाला का, और बहुत अच्छी तरीके से शुरू किया है। तो आप सभी मेरे साथ वहां भी जुड़े। तो हम जो है अब आप सभी से मिलेंगे दोपहर को 3 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।